नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश में कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की भी शुरुआत की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे, मास्क को पहने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश 5 की आंच का। और इस खास शो में आज बात होगी मिशन 2023 की, जिसको लेकर बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, बताएंगे इस बुलेटिन में। भिंड जिले की दीवार बारिश में ढह गई, जिसमें कई कैदी घायल हो गए हैं और कई को गंभीर चोट आई है। वहीं बात होगी कोरोना की थमती रफ्तार में वैक्सीन को लेकर लगी भीड़ के द्वारा बढ़ाई जाती चिंता की भी। बात छत्तीसगढ़ की भी होगी। आखिर वहां भी बृहस्पत सिंह और सिंहदेव के विवाद में अभी पिक्चर बची हुई है। और अंत में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सहकारी समितियों में बीते 8 दिनों से ताला लटका हुआ है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर है। चलिए शुरू करते हैं 5 की आंच। खबर भिंड से सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां भिंड जिला जेल की दीवार गिरने से बैरक नंबर 7 और बैरक नंबर 5 के कैदी घायल हो गए हैं। घायल होने वाले कैदियों की संख्या 21 है, जबकि 6 से ज्यादा कैदियों को चोट आई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक जेल का कुछ हिस्सा काफी जर्जर था और बारिश में कमजोर हो चुका था, जिसकी मरम्मत के लिए भी आवेदन दिया गया था, लेकिन मरम्मत नहीं होने से दीवार और कमजोर हो गई और गिर गई। आज सुबह करीब 5 बजे ये दीवार भरभरा कर गिर पड़ी है। गनीमत ये रही कि जब दीवार गिरी उस वक्त कैदी सोकर उठ चुके थे, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो कैदी दीवार के मलबे में दबे थे, उनको साथी कैदियों ने तुरंत रेस्क्यू कर मौके से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। कलेक्टर ने अब पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, जैसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। ये 5 बजे के लगभग 5:30 बजे लगभग जेल खुलती है। 5 बजे के लगभग अचानक दीवार थोड़ा सा प्लास्टर गिरा, तभी सिपाही दौड़े आए, बोले कि साहब लगता है जेल गिर जाएगी। दौड़ के हम लोग आए, सिपाही भी सभी को बुला लिए। जैसे ही बैरक खोलना शुरू किया, मतलब 7 नंबर बैरक भरवा के गिरी, सामने का बरांडा गिर गया। सभी लोगों को, बंदी को सुरक्षित निकाल के 8 नंबर बैरक में किए। उसमें से मतलब 8-10 ऐसे बंदी थे जो दबे थे, उनको तुरंत गार्ड ने और कुछ बंदियों ने सबने मिलकर निकाला। बंदी से सबसे क्या हुआ है? बिल्डिंग गिर पड़ी। कहाँ से? जेल की जी, भिंडी जेल में आते हम, में दब गए। हालत खराब है, बचिए नहीं बहुत ज़्यादा। बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चा भी आ गया। बच्चा सुना जी, बच्चा की हालत आ गया। सही है, बच्चा सही आ गया। छत गिर गई। छत गिरी, छत का बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई। कितने लोग थे उसमें? कितने लोग? वैसे हम लोग तो हमें 30-35 हो गए कम से कम। उसमें 64 आदमी थे, 35 आदमी की हालत तो खराब है। ये कौन सी बेरिंग थी? 7 नंबर। तो काफी गंभीर ये मामला है। अब इसके जांच की बात की जा रही है, लेकिन ना कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सवाल यही उठता है कि जब पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, पहले ही आवेदन दे दिया गया था कि बिल्डिंग जर्जर है, फिर मरम्मत का काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या लापरवाही को लेकर कोई कार्रवाई होती दिखाई देती है अब? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भिंड जेल हादसा हुआ है वो न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि उससे ज़्यादा जो गंभीर लापरवाही है वो पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन के सामने आई है।
जेल प्रशासन ने 4 दिन पहले ही पत्र लिखा था पीडब्ल्यूडी को, और उसमें ये कहा था कि जेल की कई जो दीवारें हैं वो जर्जर स्थिति में हैं, लिहाजा इसकी मरम्मत की जाए, और साथ ही बारिश का मौसम होने से वहाँ छत भी टपकती है। तो इन सब को लेकर एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया। यही वजह है कि आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और भिंड जेल के जो कैदी हैं, करीब 20 लगभग 20-22 कैदी जो घायल है वो उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा 234 जो कैदी है वो भिंड से अभी थोड़ी देर पहले ग्वालियर पहुंचे हैं। ग्वालियर केंद्रीय जेल में उनको रखा जाएगा। साथ ही जो 2 कैदी जिनकी हालत ख़राब है उनका जयरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस हादसे के बाद जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे वाक़ये की, किस तरह से ये हादसा हुआ है और किन लोगों की इसमें लापरवाही रही है। तो निश्चित तौर पर अब चूँकि बड़ा हादसा हुआ है और संज्ञान भी लिया जा रहा है, जेल मंत्री ने भी इस पर बात की थी जिला प्रशासन भिंड से, तो निश्चित तौर पर अब कार्रवाई तो सामने देखने के लिए मिलेगी कुछ दिन बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा ये ज़रूर इशारा कर रहा है कि अगर समय रहते अगर इस तरह की लापरवाही न बरती गई होती पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, और कुछ लापरवाही जेल प्रशासन की भी कह सकते हैं भिंड की, तो अगर इस तरह की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी यहां पर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ, नकुलनाथ समेत दिग्विजय सिंह की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गढ़ में उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद सिंधिया के प्रदेश दौरे के कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके तहत 18 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा, गुना, राजगढ़ पहुंचेंगे। यहां वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसे लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में दौरा कर पार्टी को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। जब हम एक पार्टी में हैं तो क्षेत्र कहां से आ गया? क्षेत्र तो पूरा क्षेत्र हमारा होना चाहिए, पूरा प्रदेश हमारा होना चाहिए, पूरे देश का हमारा होना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, वहाँ गुटबाजी नहीं है, सब एक है, एकता है, तो वहाँ कोई क्षेत्र की बात ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आकर एक बात कम से कम बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हो, तो वहाँ ये गुटबाजी नहीं दिखेगी आपको जैसी कांग्रेस में दिखती है। सिंधिया जी को ग्वालियर की जनता नकार चुकी है और गुना की जनता नकार चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग के जो रिजल्ट आपने देखे बाई इलेक्शन के, उससे क्लियर हो गया कि सिंधिया फैक्टर वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ जो गुना का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनको निकाल दिया गया। अब जीते हुए नकुलनाथ से हारा हुआ ज्योतिरादित्य टक्कर लेना चाहता है, मैं नहीं मानता इसका। तो काफी दिलचस्प है, अब देखना होगा किस तरह से ये दौरा कार्यक्रम रहता है। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, पहली बार मंत्री बनने के बाद, माफ कीजिएगा, मंत्री बनने के बाद जब पहली बार भोपाल प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं, और वो भी उस क्षेत्र में जहां अब वे पहले की कई दौरे कर चुके हैं लेकिन कांग्रेस में रहते हुए, अब बीजेपी पर पहुंचने के बाद पहली बार वो उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वो भी मंत्री बनने के बाद। कैसे देखा जाए इस पूरी कसावट को, इस नई रणनीति को? देखिए, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा है। और हालांकि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो करीब 13 साल बाद ऐसा होगा, एक जो अतीत के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन किस नज़रिए से और किस लिहाज से इसको देखा जाए, जैसा आपने कहा, तो निश्चित ही ये बात पहले से भी तय मानी जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी, और वो हथियार ऐसा होगा जो मजबूत गढ़ कांग्रेस के माने जाते हैं उनमें कैसे सेंध लगाई जाए। तो निश्चित ही उनमें से एक मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा भी है, जो कह सकते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी, और वो छिंदवाड़ा की थी, जिसमें जो कमलनाथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते थे। तो केवल एक ऐसा गढ़ था जिसको बीजेपी नहीं भेद पाई थी। खुद सिंधिया का किला जो है भेद दिया गया था गुना में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधिया के वहाँ दौरे के मायने क्या हैं। तो निश्चित ही वो जगह है जहाँ पर बीजेपी को इससे पहले नुकसान उठाना पड़ा या कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे, उनमें सिंधिया का
दौरा होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने का वो काम करेंगे। लेकिन जैसे आप प्रतिक्रिया राजनीतिक तौर पर निकल के आ रही हैं कि दरअसल उनको वहां की जनता ने निकाल दिया, तो ये राजनीतिक सवाल है। लेकिन निश्चित ही सिंधिया अब बीजेपी में एक पावरफुल स्थिति में बिल्कुल, और नई ऊर्जा के साथ अब कहीं ना कहीं वे वहां पहुंचेंगे तो कुछ परिवर्तन की उम्मीद लगाई जा सकती है उनसे, और कार्यकर्ताओं में किस तरह से वे जोश भर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और कोरोना को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग इससे बच सके, लेकिन विदिशा से आई ये तस्वीर अब और डरा रही है। लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और भीड़ लगती हुई नजर आई। ये तस्वीर शमशाबाद वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए और न ही लोगों ने मास्क लगा रखा था। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस को बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि सेंटर को मात्र 500 डोज मिले थे, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए 1000 से ज्यादा लोग सेंटर पर जा पहुंचे थे। कुछ भी हो, लेकिन इस तरह लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से भीड़ भाड़ यहां पर नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां भीड़ बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। डोज महज इस सेंटर पर 500 थे, लेकिन लोग 1000 से ज्यादा संख्या में पहुंच गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बृहस्पति सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि क्षमा और खेद में अंतर नहीं है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि खेद व्यक्त करना मतलब अपनी बात से हटना है। गृह मंत्री ने कहा कि वो क्या चाहते हैं इसे लेकर विधायक से चर्चा की जाएगी। अभी दिल्ली तक जाने लायक कोई प्रकरण नहीं है। क्षमा और खेद में बहुत कोई अंतर होता नहीं। क्षमा मांगता हूँ कहना और खेद व्यक्त करना मतलब अपनी बात से हटना, यही उसका मतलब हो। खेद व्यक्त सदन में किया है, क्या फर्क होता है, वो क्या चाहता है उससे चर्चा करके पता करेंगे। मुझसे भी मिले थे मैंने। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, अभी भी क्या सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या अभी भी कहीं असमंजस है, कहीं कोई विरोधाभास दिखाई देता है? जी दीपेश, खेद और माफी की जो परिभाषा है वो शायद जो नेताएं हैं उनके शब्दों में अलग अलग होगी और शायद इसीलिए मसला नहीं सुलझता हुआ नजर आता है। कल जब बृहस्पति सिंह से बात की गई थी तब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है, बल्कि सदन में खेद प्रकट किया है। और जब वो सदन के दौरान बोल रहे थे तब उनका यही कहना था कि अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो वो इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब खुद जो बृहस्पति सिंह है वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसको लेकर के उनके मन में किसी भी तरह का गिल्ट है या फिर जो भी आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाए हैं उनका उन्हें अफसोस है। तो कुछ इस तरह की बात जो है वो बृहस्पति सिंह की तरफ से नहीं आई है। रही बात इस पूरे मामले के पटाक्षेप का, तो अब तक के सरकार की तरफ से तमाम लोग ये कहते रहे कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया जब सदन में बृहस्पति सिंह ने माफी मांग ली या खेद प्रकट कर दिया। लेकिन सही तौर पर अगर हम ये कहें कि पूरे मामले का क्या वाकई में पटाक्षेप हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी सरकार में जो विधायक बृहस्पति सिंह है, मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और क्योंकि जब ये देखा गया कि आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाया था तब उस समय उनके साथ 12 विधायक भी थे। तब ऐसे में क्या ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरे आरोप लगाए गए या फिर यही सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात को कि किस तरह से ये पूरा मामला पूर्ण रूप से सुलझता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।
क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या एक बार फिर सुन लीजिए, 7977773753। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सहकारी समितियों में बीते 8 दिनों से ताला जड़ा हुआ है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर हैं। किसान खाद बीज को लेकर परेशान हैं। आपको बता दें कि सहकारी समितियों के माध्यम से ही प्रदेश में खाद बीज का वितरण होता है। 2058 समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर चले गए हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और किसान खेती किसानी के लिए परेशान हो रहे हैं। संविलियन सुकत की राशि, धान खरीदी नीति में परिवर्तन समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सप्ताह भर से ताला समितियों में लगा हुआ है। वहीं सहकारी समितियों के आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में 24 जुलाई से ताला लटका हुआ है। मतलब 4-5 दिन हो गए बंद है और परेशानी है। खेत किसान वाला मतलब किसान मतलब अभी खेत तो ही मतलब ना खाद खुद नहीं मिल पाया था अभी। हाँ, अभी पूरा दिक्कत चल रहा है अभी तो। खुलना चाहिए पूरा काम धाम तो ठीक है, तब तो खेत किसानी वाला मन काम धाम कर सकते हैं, खाद ले सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।